हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट आपका शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में यूनिट 2 है आपका, तो उसको बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। देखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास, वो सबसे पहला ये कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब ये है कि एटम जो कैसे बना है, एटम के अंदर क्या होता है और ये किस चीज़ों से मिलके बना है। तो एटम जो आपका एक जो ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, उससे मिलके बना है। सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड था जिसको बोला जाता है एटोमोस। एटोमोस से एटम बना है। एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं कोई एक टुकड़ा ले लूँ, किसी भी मेटल का कोई भी टुकड़ा ले लूँ। ये मान लीजिए मैंने कोई मेटल का टुकड़ा ले लिया, मेटल जैसे आयरन का टुकड़ा है, और मान लीजिए मैं इसको डिवाइड करने लगूँ। जैसे सबसे पहले मैंने इसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया। मान लीजिए मैंने इसके सात पीसेज बना दिए, 4, 5, 6 और 7 पीसेज बना दिए। फिर अलग अलग पीस आपको इस तरीके का दिखेगा। फिर उस पीस को भी अगर मैं डिवाइड करूँ 2 पार्ट में, फिर ये ऐसा और पतला पार्ट बन जाएगा। फिर उसको डिवाइड करूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मेटल के पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते रहें, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि और आगे वो डिविडेबल नहीं होगा। तो जब वो और आगे डिविडेबल नहीं होगा, उसी कंडीशन को हम एटम बोलते हैं। यानी कि जो ग्रीक वर्ड था एटमोस, उसका मतलब था विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेबल, नॉट डिवाइडेबल, जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये ग्रीक वर्ड वहाँ से बना था। फिर वेरियस टाइम के हिसाब से वेरियस साइंटिस्ट ने अपनी वेरियस थ्योरीज दी और कई सारे मॉडल्स दिए। तो जो सबसे पहले खोज थी, जो एटम का खोज करता था, आपको जानते होंगे, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे ही, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन किया इसको डाल्टन ने। तो आपने याद रखना है कि जो एटम शब्द है उसका जो जन्मदाता था वो डाल्टन थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मॉडल आया जिसने यहाँ पे एटम के बारे में कुछ और चीज़ें बताई, वो था आपका थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन थे जिन्होंने कि जो आपका इलेक्ट्रॉन था उसकी खोज भी जे थॉमसन ने की थी। तो जे थॉमसन अपना मॉडल लेके आए और उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो एक स्पेरिकल शेप का बना होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो एटम है वो इस तरीके का एक स्पीयर है। उसने बोला कि एटम एक स्पीयर है और जो उसका अंदर का जो भी एटमोस्फियर है वो सारा पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि उसने बोला कि ये जो हमारा एटम होगा ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना होगा और नेगेटिव चार्जेस इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ साथ होंगे। तो इस मॉडल को उन्होंने वाटरमेलन मॉडल भी बोला था। इसलिए बोला था, आप देख सकते हैं कि जैसे तरबूज भी बिल्कुल राउंड होता है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेज हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे वहाँ पे बीज होते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि एटम का जो अंदर का पूरा एनवायरनमेंट है, जो पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उस पॉजिटिवली चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज साथ साथ ही लगा हुआ है, ये उन्होंने बताया। लेकिन आगे चल के पता लगा कि ये थ्योरी गलत थी। उन्होंने जब पूछा गया कि आप कैसे बोल सकते हैं कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में है, तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स की वजह से एक साथ हैं। यानी कि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगा हुआ है और वो दोनों साथ साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स का मतलब, अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, अगर ये पूरा इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उन्होंने बताया कि एटम इस तरीके से स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उससे पता लगा कि ये जो जे थॉमसन की थ्योरी है बिल्कुल गलत है। तो उसके जो मेन पॉइंट थे हमारे पास से वो यही थे। क्या उन्होंने क्या बोला था जे थॉमसन ने? जे थॉमसन का जो मॉडल है उसने बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, the entire space inside
द एटम is positive and negative charge is embedded inside it। कहने का मतलब पूरा का पूरा जो स्पेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर एम्बेडेड है। ये उसने इम्पोर्टेंट थ्योरी बताई थी, लेकिन जब रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये थ्योरी पूरी तरीके से फेल होगी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज केवल सेंटर पे होगा, न्यूक्लियस पे होगा, और इलेक्ट्रॉन अराउंड घूमेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो ये आगे चल के ये थ्योरी जो है फेल होगी। फिर जो दूसरा इम्पोर्टेंट हमारे पास आया एटॉमिक मॉडल वो था आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से। तो इनको जो है न्यूक्लियस का जनक भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है वो हु इज द इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियस, तो ये इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियस भी थे, इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जो नाभिक होता है हमारा, परमाणु में जो नाभिक होता है, जो केंद्र होता है, उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से की थी। तो वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में और बात कर लेते हैं अभी हम। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने एक गोल्डन फॉइल ली थी, पतली सी गोल्डन फॉइल, यानी कि सोने की बनी हुई एक पतली सी फॉइल, मतलब एक जैसे कागज होता है वो बिल्कुल पतली सी इस तरीके की गोल्डन फॉइल, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर दी थी। ऐसे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर दी थी उन्होंने यहाँ से। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं आप जानते हैं, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4, इसी को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्कैटर्ड हो गए, कुछ पार्टिकल्स अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर्ड हुए, ये अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड हुए। तो ये कुछ एंगल अलग था, यहाँ से एंगल कुछ अलग था, ये कुछ अलग एंगल, इस तरीके से डिफरेंट एंगल पे ये जो है अल्फा पार्टिकल्स आपके स्कैटर्ड हुए। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 के एंगल पे वापस आए। जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ से गोल्डन फॉइल के बाद वो स्कैटर्ड हुआ अलग अलग डायरेक्शंस में, और उसके बाद फिर कुछ पार्टिकल्स जो है 180 के एंगल के पे भी वापस मुड़े। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये मान लीजिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 पे हुए, बाकी स्कैटर्ड हो गए अलग अलग एंगल पे। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर पता था कि पॉजिटिव चार्ज होता है। जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा जो स्पेस था एटम का, मान लीजिए पूरा का पूरा स्पेस था, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होता और अल्फा भी पॉजिटिव होते तो सभी के सभी अल्फा पार्टिकल वापस आ जाते, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता। लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे ही चले गए, कुछ कम एंगल पे स्कैटर्ड हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो खाली है। यानी कि जो पहला पॉइंट था उन्होंने बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी, लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी। पहली बात उन्होंने यही बोली कि एटम के अंदर बहुत सारा जो है जगह खाली। दूसरी उन्होंने बोली कि ये जो कुछ एटम थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो 180 पे रिबाउंड हुए। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि ये जो रिबाउंड हुए हैं ये इस वजह से हुए हैं क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल सेंटर पे है। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव चार्ज इज एट सेंटर।
ऑफ एटम, और इसी को उन्होंने न्यूक्लियस भी बोला था। तो न्यूक्लियस की खोज भी यहीं पे हुई थी। अल्फा जो रदरफोर्ड के मॉडल थे, यहाँ से उन्होंने बोला कि ज़्यादातर स्पेस खाली है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे। तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ उसके घूमेंगे, यानी कि जो जे थॉम्सन बोल रहा था इलेक्ट्रॉन साथ में ही होंगे, वो बात यहाँ पे गलत साबित हुई। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बताए थे। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे कि ये किसी ने बोला कि अगर मान लीजिए लगातार इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो अपनी एनर्जी को लॉस करता रहेगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल लगातार घूमेगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा तो आप कैसे बोल सकते हैं। तो ये कुछ उसकी कमियां थी, उसकी कमियों को दूर किया रदरफोर्ड मॉडल नेल्स बोर मॉडल ने। उसके बारे में आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो उसको बताएं, नोट्स बनाएं और साथ साथ अपने सिलेबस को करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।